अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये ओसफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में जो मैं आज आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है जी कंसिडरेशन। मेरा नाम है मुजाहिद मुगल और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी नए आने वाले यहाँ पे व्यूअर्स हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ बेल का घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये जो कंसिडरेशन का जो टॉपिक है दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर कंसेप्चुअल पर्पस। किसी भी लेवल का स्टूडेंट है, चाहे वो बीकॉम लेवल का है, एमबीए लेवल का है या लॉ ग्रेजुएट है, अगर उसको इस टॉपिक में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो इस टॉपिक को, मेरे लेक्चर को एंड तक सुन लेगा तो उसको कभी भी उसके लाइफ में इस टॉपिक के बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बीकॉम लेवल, मास्टर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, लॉ ग्रेजुएशन लेवल पे लाजमी पेपर में ये सवाल पूछा जाता है। This is the very important topic. Today we are going to discuss what is the law of consideration under the Contract Act 1872. तो जिस तरीके से हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर आपने वो मेरे लेक्चर नहीं सुने तो आप मेरे पहले वो लेक्चर भी सुन लें जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को डिस्कस किया है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है जिसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है जिसके अंदर दो एलिमेंट हों, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये दोनों एलिमेंट मिलेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट के 10 के 10 एसेंशियल, जिसको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर वो 10 के 10 एसेंशियल पूरे होंगे तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आएगा। उन 10 एसेंशियल्स में से एक एसेंशियल जो था वो था कंसिडरेशन, के वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन अगर होगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आएगा। देन ए कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एग्जिस्टेंस इफ द कंसिडरेशन विल बी लॉफुल। आज हम कंसिडरेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि कंसिडरेशन इनफैक्ट होती क्या है और कंसिडरेशन के बेसिक एसेंशियल्स क्या हैं। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक एसेंशियल्स थे, सेम उसी तरह कंसिडरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए। इसके अलावा कंसिडरेशन के साथ एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। उसको भी मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा कि कंसिडरेशन के होते हुए क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये बात एक ज़हन में रख लें कि कंसिडरेशन इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। जनरल रूल क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है जी व्हाट इज द जनरल रूल फॉर कंसिडरेशन, आप उसे बताएं जी जनरल रूल इज दैट वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ कंसिडरेशन नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या कुछ इस रूल के एक्सेप्शंस भी हैं? वो एक्सेप्शंस को हम आगे इन स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे जो कि इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी कंसिडरेशन क्या है और कंसिडरेशन के इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स, देन हम कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस की तरफ चलें। तो सबसे पहले जी मेरे पास कंसिडरेशन क्या है। जनरल सेंस में कंसिडरेशन ये है कि समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मीन जब दो पार्टीज आपस में गिव एंड टेक करती हैं तो उसको समथिंग इन रिटर्न कहते हैं। यानी कि एक पार्टी गिविंग में है, दूसरी पार्टी टेकिंग में है, तो इन रिटर्न दोनों को रिटर्न में जो कुछ ना कुछ मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस, एनी वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। अब आप एक बात आप ज़हन में रखें कि कंसिडरेशन वो होनी चाहिए जिसकी लॉ में कोई वैल्यू होनी चाहिए। फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, एक नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी कानून की नज़र में एक इम्पोर्टेंस हो, एक वैल्यू, वही आप कंसिडरेशन के तौर पे चीज रख सकते हैं। या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जी मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा
लेकिन उसके बदले में आपने क्या करना है जी, मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे जन्नत। अब ये एक मेरी तरफ से तो जो पैसे आ रहे हैं वो एक वैल्यू है, पैसे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो चीज़ आ रही है उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं बनती, तो लिहाजा वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी लॉ की नज़र में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस वजह से कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, जिसकी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यू बनती हो, उसे हम कहेंगे कंसिडरेशन। ये एक लैटिन टर्म है जी, क्वाइट प्रो क्वा, इट मींस मे बी राइट। इसका मतलब ये हो सकता है कि कंसिडरेशन एक राइट हो सकता है, एक इंटरेस्ट हो सकता है, यानी कि कोई मुफाद हो सकता है, प्रॉफिट, सम बेनिफिट एक्रू टू वन पार्टी। तो पार्टी के आप राइट भी आप पैसों के अगेंस्ट आप छोड़ सकते हैं, कोई इंटरेस्ट है आपको, कोई प्रॉफिट या कोई बेनिफिट के अगेंस्ट, तो कोई भी आप इसमें कंसिडरेशन रख सकते हैं। एंड अदर पार्ट इज द इट इज द प्राइस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि जो भी आप प्रॉमिस करने जा रहे हैं ये उसकी वैल्यू होती है बेसिकली कंसिडरेशन। तो कितनी वैल्यू रखी है दोनों पार्टीज ने, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। नेक्स्ट देखें जी, डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू पॉलो, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बाउंड एंड प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज इनफोर्सेबल, और वो वैल्यू क्या होती है, इनफोर्सेबल होती है। तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि कंसिडरेशन क्या है, ये वो कीमत है जिसके बदले में एक का प्रॉमिस खरीदा जाता है और दूसरे का प्रॉमिस दिया जाता है। यानी कि एक प्रॉमिसर होता है जो प्रॉमिस करता है, और एक प्रॉमिसी होता है जो प्रॉमिस जो है वो उसकी वैल्यू देता है। तो ये जो वैल्यू ऑफ प्रॉमिस है, प्रॉमिसर टू प्रॉमिसी, इसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। अब देखिए, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बाउंड, यानी कि आप उस प्राइस के बदले में दूसरे का प्रॉमिस खरीद लेते हैं। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जी, ये मैं आपको गाड़ी बेचूंगा 5 लाख में, आप मुझे 5 लाख रुपए देके मेरा प्रॉमिस गाड़ी बेचने वाला बात कर लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। और वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफोर्सेबल भी होनी चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। हाँ जी, नेक्स्ट देखें जी, एग्जाम्पल के जरिए आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्स एग्रीज टू सेल इज टीवी सेट फॉर ₹8,000. TV set is the consideration of Y and ₹8,000 is the consideration of X. एक के लिए कंसिडरेशन 8,000 है और दूसरे के लिए कंसिडरेशन टीवी है, और वैल्यू कितनी है जी, 8,000। तो यहाँ पे ये एक वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। उसके बाद देखें जी, इन शॉर्ट मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि कंसिडरेशन क्या है, ए बेनिफिट टू वन पार्टी और है डेट्रीमेंट टू अदर, यानी कि एक के लिए बेनिफिट है और दूसरे के लिए उसकी जरूरत हो सकती है। तो प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी के दरमियान जो भी गिव एंड टेक होगा, जो भी बेनिफिट का एक्सचेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन में भी एन एक्ट, कंसिडरेशन में भी एन अब्स्टेंस, कंसिडरेशन में भी प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन कोई एक्ट भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप मेरे लिए घर बना दें तो ये एक एक्ट है, मेरी पेंटिंग बना दें ये एक एक्ट है, मेडिकल चेकअप कर दें, ऑपरेट कर दें, ये भी एक एक्ट है। तो कंसिडरेशन एक एक्ट भी है। एंड अब्स्टेंस, ये किसी को रोकना भी हो सकता है, जैसे आप कोर्ट से में जाएं और स्टे ऑर्डर ले आते हैं, तो दिस इज अब्स्टेंस। तो प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग, कि जी आपने ये काम नहीं करना, आपने स्मोकिंग छोड़ देनी है, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो दिस इज द अब्स्टेंस। तो वो भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। जिस तरह आप अपने बेटे को कहें कि जी आप स्मोकिंग छोड़ दें, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अब स्मोकिंग छोड़ना क्या है, अब्स्टेंस के सेंस में आता है, बट दिस इज द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक्ट भी है, अब्स्टेंस भी है, और नंबर 3 एक प्रॉमिस भी है। प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी इज द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। मतलब प्रॉमिस क्या है, मैं आपको गाड़ी बेचूंगा 5 लाख में, 5 लाख जो है ए के लिए प्रॉमिस, गाड़ी ए के लिए प्रॉमिस। तो ये कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट, मे बी एन अब्स्टेंस, मे बी अ प्रॉमिस। काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन 3 किस्म की होती हैं जी, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एंड पास्ट कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होती है, ये फ्यूचर कंसिडरेशन होती है। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप शॉप पे जाते हैं तो आप ऑर्डर दे देते हैं, जी मैंने ये फर्नीचर खरीदना है, मुझे इस तरह का फर्नीचर आप बना दें। तो वो आप उसको हाफ पेमेंट दे आते हैं, तो बाकी हाफ पेमेंट आप तब देते हैं जब वो फर्नीचर बना देगा। तो ये म्यूचुअली प्रॉमिस है दोनों पार्टीज का, लेकिन ये कंसिडरेशन कौन सी है, फ्यूचर की, कि अभी फ्यूचर में वो बनेगा, देन आपको वो डिलीवर होगा, देन यू विल मेक द पेमेंट।
तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे, और इस तरह की जो कंसिडरेशन होगी वो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कहलाएगी। और नेक्स्ट है जी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब ही ये है कंप्लीटेड। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी एक टॉपिक है, जिसका मतलब होता है व्हेन बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स। दोनों पार्टीज ने अपना गिव एंड टेक कंप्लीट कर लिया है, लेन देन उनके दरमियान कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसी तरह कंसिडरेशन है, एक ने गाड़ी ले ली, एक ने पैसे दे दिए, तो जब दोनों तरफ से होली परफॉर्म्ड हो चुका है, कंप्लीटली परफॉर्म द पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एंड द थर्ड इज डियर व्यूअर्स पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन का जनरल रूल ज़हन में रख लें, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन द आई ऑफ लॉ। एक ऐसा काम जो पहले हो चुका हुआ है और आज आप मुझसे उसके पैसे लेने आ गए हैं, तो उस तरह की जो कंसिडरेशन है उसको लॉ नहीं मानता। मिसाल के तौर पे मेरा पर्स गुम हो गया, आप उसको एक महीने बाद मेरे पास ले आए और कहा जी ये मैं आपके लिए पर्स ढूंढ के लाया हूँ, आप मुझे पैसे दे दें, तो ये एक ऐसा काम है जो पहले हो चुका हुआ है, तो लिहाजा लॉ इसको नहीं मानता क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम देखते हैं जी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। जिस तरह एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन है। तो पहला एसेंशियल क्या है जी, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, it must move from promisee or any other person, it must be past, present or future, it must not be adequate, it must be real, it must be lawful, it must be something which the promiser is not already bound to do so। अब हम देखेंगे जी इसको वन बाय वन। सबसे पहले जी इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो जो प्रोमिसर होता है वो फर्स्ट ए पार्ट है, जिसने कहा जी मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा जी मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, वो है प्रोमिसर। तो प्रोमिसर की डिजायर पे कंसिडरेशन मूव होगी। अगर मैं कहूँ जी ठीक है ये मैं गाड़ी आपको भेज देता हूँ, ये पैसे आप मेरे भाई को दे दें, तो ये भी हो सकता है क्योंकि कंसिडरेशन मेरी है, तो मेरी मर्जी है वो जिसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। इस पे लॉ किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है। तो दिस इज द वैलिड एसेंशियल ऑफ द कंसिडरेशन, दैट द कंसिडरेशन में मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, चाहे तो वो मूव करवा ले, चाहे तो वो मूव ना करवाए। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, A's horse is lost, B goes in search for him, can B claims remuneration from A, तो क्या वो उससे रेमुनरेशन की डिमांड कर सकता है? तो ये एक पास कंसिडरेशन है, तो लिहाजा अब ये प्रोमिसर के डिजायर पे डिपेंड करता है कि वो आया कि उसके पैसे दे दे उसको या उसके पैसे ना दे। तो प्रोमिसर की डिमांड पे ये जो है वो कंसिडरेशन यहाँ पे तय होगी। तो ये नीचे केसेस हैं, इनके आपने मुझे आंसर देने हैं। नेक्स्ट है जी इसमें ये यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी है इसी केस स्टडी के बारे में। अगर डियर व्यूअर्स आप अपने क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई केस स्टडी को बकायदा केस का हवाला दे के आप डिस्कस कर दें तो आपके मार्क्स और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब इसमें मिसाल एक और देख लें, इलिस्ट्रेशन। ए स्पेंट मनी इन कंस्ट्रक्शन, बी प्रॉमिस टू पे सम मनी टू ए, thus A sued B to recover the money as promised। तो जारी बात है ए ने स्पेंड की मनी कंस्ट्रक्शन पे, बी ने प्रॉमिस कर लिया जी ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, तो लिहाजा वो उसको इन्फोर्स कर सकता है। वेरी नेक्स्ट है जी इट मस्ट बी इट मे मूव या इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जिस तरह प्रोमिसर से मूव हो सकती है, इसी तरह प्रोमिसी से भी कंसिडरेशन मूव हो सकती है। प्रोमिसर भी जिस तरफ चाहे उसको मूव कर सकता है, वो कहे मेरे भाई को पैसे दे, इस तरह प्रोमिसी भी मूव कर सकता है कि जी आप मुझे नहीं, आप ये मेरे भाई के नाम पे गाड़ी लगवा दें। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि ए और बी के दरमियान ही मूव करे, ये किसी तीसरे बंदे सी के दरमियान भी मूव कर सकती है। तो यहाँ पे देखें जी मे भी मूव, यहाँ मस्ट लिखा है, आप मे का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और अनदर पर्सन। एग्जांपल देखें, X pays rupees 5 lakh to Y directing him to build a house for Z। अब कॉन्ट्रैक्ट देखें X और Y के दरमियान है, लेकिन वो क्या कह रहा है घर बना दो Z के लिए, तो कोई बात नहीं। लॉ ये कहता है जी ठीक है कंसिडरेशन आप मूव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप Z C D E किसी को भी आप मूव कर सकते हैं कंसिडरेशन, इस पे लॉ किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि लेडी ने गिफ्ट की प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को इस शर्त पे कि वो इसके बदले में एनुअली कुछ पैसे अपने अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड को देती रहेगी। लेटर ऑन उसकी बेटी ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, जी मैं तो देने की पाबंदी नहीं है क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो उस ओल्ड लेडी और उसके दरमियान था। तो कोर्ट उसका केस रिजेक्ट कर देगी, वो कहेगी कि जी ये एक कंसिडरेशन में है कि इट मे मूव फ्रॉम टू अ स्ट्रेंजर टू सी डी एंड ई। तो कंसिडरेशन मूव कर सकती है, उसमें जरूरी नहीं है कि ए और बी के दरमियान ही ये कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आए। इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी। पास्ट में क्या है जी, वही पर्स वाला एग्जांपल, अगर कोई मेरा लॉस्ट पर्स मेरे पास लेके आ गया है और मुझे कहता है जी अच्छा मुझे इसके इतने पैसे दे दें, मेरा खर्चा है वहां तक लाने में, तो मैं चाहूँ तो उसको दे सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं दे सकता, क्योंकि एक काम जो पास्ट में हो चुका है, हमने पहले डिस्कस किया, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। अब आप वॉलंटरली अगर उसको सर्व करना चाहते हैं, उसके कुछ एक्सपेंसेस उसको देना चाहते हैं, और अगर आप उसे प्रॉमिस कर लेते अच्छा भी आप मेरे लिए ढूंढ के लाए हैं, तो आपने ट्रैवल भी किया होगा, आपका खर्चा भी आया होगा, लिहाजा मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, प्रॉमिस कर लेते हैं। तो बाद में अगर आप नहीं देंगे पैसे तो देन इट इज इनफोर्सेबल, लेकिन अगर आप प्रॉमिस नहीं करते तो ये इनफोर्सेबल नहीं है। तो पास कंसिडरेशन ज़हन में रखें, तभी कंसिडरेशन होगी अगर आप पास कंसिडरेशन के ऊपर प्रॉमिस कर लेते हैं कुछ ना कुछ पे करने का, देन इट विल बिकम अ वैलिड कंसिडरेशन। उसके बाद प्रेजेंट कंसिडरेशन, ये एक यूजुअल सा टॉपिक है कि प्रेजेंट में जब आप कहते हैं कि ये मैं बाइक सेल कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी मैं ये बाइक परचेज कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन, जिस तरह मैंने पहले फर्नीचर वाली आपको एग्जांपल दी है, ये फ्यूचर कंसिडरेशन में एडजस्ट हो सकती है। यहाँ पे भी देख लें, एक और एग्जांपल है फ्यूचर कंसिडरेशन की। A agrees to paint Y's picture for rupees 500. When picture will be completed, Y will pay. It is a future consideration. It must be real, not illusory. Illusory कहते हैं ambiguity ना हो उसके अंदर, एक real चीज होनी चाहिए, फिजिकली उसके अंदर परफॉर्मेंस हो सकती हो या लीगली इम्पॉसिबल ना हो। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। मेकिंग अ डेड पर्सन अलाइव, तो ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल सी चीज है, तो लिहाजा कंसिडरेशन एक ऐसी चीज नहीं हो सकती जो फिजिकली परफॉर्म नहीं हो सकती। दूसरा लीगली इम्पॉसिबल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक्स फाइल्स अ सूट अगेंस्ट वाई फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेट। एक्स ने सूट फाइल किया वाई के खिलाफ के ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। वाई अप्रोच एक्स ब्रदर जेड, ही प्रॉमिस टू विथड्रॉ द सूट फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹500। अब मुझे बताएं जेड का क्या ताल्लुक जी एक्स के सूट के साथ, और वाई उसका जो ब्रदर है जेड, वो कह रहा है जी मुझे 500 रुपए दे दो, मैं सूट विड्रॉ ही नहीं कर सकता। लीगल पोजीशन ये है कि सिर्फ एक्स जिसने सूट फाइल किया है सिर्फ वही उसको विड्रॉ कर सकता है, तो लिहाजा ये एक इलीगल सी चीज है, लीगली इम्पॉसिबल है, लिहाजा इस तरह की कंसिडरेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। इट मस्ट नॉट बी एडिकेट। इट मीन्स के कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि वो एडिकेट ही हो। अब देखिए, मैं अगर आपको ये कहता हूँ जी आपके पास एक बाइक है 1 to 5, आप कहते हैं जी मैंने 1,20,000 का नया लिया है, और मैं आपको कहता हूँ जी मुझे 50,000 का बेचना है, और आप कहते हैं ठीक है जी 50,000 रुपये का ले लो। अब सारे कहेंगे जी आप क्या कर रहे हैं, आप 1.25 लाख रुपए वाली चीज आप 50,000 रुपये बेच रहे हैं। तो मैंने उसको साइन कर दिया, आपने भी कर दिया, तो सवाल ये है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख की चीज 20,000 की बेच रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, भाई चीज आपकी है, यू आर द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, आप उसे चाहे 10 रुपए की बेचें। लॉ जो है सिर्फ कंसिडरेशन की एग्जिस्टेंस पे जोर देता है, कंसिडरेशन की एडिकेसी पे जोर नहीं देता कि वो एडिकेट है या नहीं है। लॉ को इस चीज से कंसर्न नहीं है। फिर सुन ले मेरी बात, लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए, लॉ इसके ऊपर फोकस नहीं करता। यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि ए वाज इन नीड ऑफ मनी, ही सेल्स स्कूटर वर्थ ₹40,000 फॉर ₹8,000। उसको पैसों की जरूरत है, जैसे 40,000 वाली बाइक 8,000 की बेच दी, तो लॉ क्या इसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देगी? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी एडिकेट, जरूरी नहीं है वो एडिकेट हो, बट द लॉ
focus on the existence of the contract. It must be lawful consideration. ये पहले ही एक चीज है जो ऑलरेडी हमारे जहन में होती है कि कोई भी ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जो इलीगल हो, फॉरबिडन बाय लॉ हो या पोस्ट पब्लिक पॉलिसी हो। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरा वो टॉपिक आप ज़रूर सुन लें जिसमें मैंने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया। It must be something which the promiser is not already bound to do, जिसमें promiser already ये काम उसकी पहले ही ड्यूटी है कि उसने करना है और उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये भी एक जो है वो कंसिडरेशन नहीं होगी। जिस तरह एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने क्राइम की इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, वो लीगली बाउंड है करने के लिए, लेकिन आप उसको पैसे दे देते हैं, अच्छा ये पैसे ले लो जी इन्वेस्टिगेशन करने के, तो इस तरह की जो कंसिडरेशन होगी वो भी वैलिड नहीं होगी। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसके लिए वो पहले ही बाउंड है करने के लिए और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए। ओके जी, तो नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सवाल अक्सर पेपर में पूछा जाता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इसकी एक्सेप्शंस में आती हैं। ये वो केसेस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है लेकिन जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी है लेकिन वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सुन ले इस स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल रूल ये है कि वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी होगी लेकिन लॉ उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेगा। वो कौन सी एक्सेप्शन है जी? उसमें सबसे पहली एक्सेप्शन है जी गिफ्ट की। अब देखें, गिफ्ट आप किसी को दे देते हैं ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है जी। लोग जो है अपनी वाइफ को गिफ्ट दे देते हैं, भाई को गिफ्ट दे देता है, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट दे देता है, फ्रेंड्स आपस में गिफ्ट दे देते हैं। तो गिफ्ट में कभी आपने कंसिडरेशन ली? अब देखें, बर्थडेज पे आप जाते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट दे आते हैं, तो गिफ्ट पे कोई कंसिडरेशन नहीं होती। लेकिन अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस कर लिया कि जी ये घर मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आपने उसको रिटर्न फॉर्म में ले आए, उसके ऊपर विटनेसेस ने अटेस्टेशन कर दी, रजिस्टर्ड हो गया, तो दिस इज इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप जहाँ पे देखें इवन देयर इज नो कंसिडरेशन, एक तरफ कंसिडरेशन तो है दूसरी तरफ नहीं है, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों ये एक्सेप्शन में आ रहा है। दूसरा देखें कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। आप देखें जब आप किसी भी एक फलाही अदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी देते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? वो तो एक अनसीन चीज है जी, आपको दुआएं मिली, आपको स्वाब मिला, आपको जन्नत मिली, लेकिन यहाँ फिजिकली तो वो कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अदारे के साथ, शोका खानम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी मैं आपको 50 लाख की चैरिटी दूंगा और उसको बकायदा रजिस्टर्ड करवा लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, इवन इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। गिविंग तो है लेकिन टेकिंग नहीं है। एंड द थर्ड इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो वहां पे भी आप कोई भी चीज अगर गिव एंड टेक करेंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखें, वालिद साहब ने बेटे को कहा, बेटा चूंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मैं तुम्हें इसके बदले में सुबह 1 लाख रुपया दूंगा। उसने कहा बेटा जी, उस बेटे ने कहा जी उसने कहा जी आप लिख दें इसको। उन्होंने लिख दिया। अब मुझे बताएं क्या ये इनफोर्सेबल है? जी ये बिल्कुल इनफोर्सेबल है, क्योंकि ये अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। इसमें एक चीज ध्यान में रखें, ये 3 चीजें इसमें पूरी होनी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और नेचुरल लव होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि हम साये को आपने कह दिया, अब हम साये के साथ नहीं हो सकता है नेचुरल लव। ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा ऑन अकाउंट ऑफ नियर रिलेशनशिप। आपको नियर रिलेशनशिप इसमें पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे जी मैंने इसको ऑन अकाउंट ऑफ नियर रिलेशनशिप मैंने ये चीज इसको ये चीज दे दी है या इसको मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इट इज नॉट सपोर्टिंग एनी कंसिडरेशन। नीचे मैंने एग्जांपल भी दे दी है कि उसने सन को 3000 देने का प्रॉमिस किया। बेटा बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा कि ये अगर मैंने इसको इन्फोर्सेबल बनाना है तो उसने उसको रिटर्न कर लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया और फिर वो उसको बाद में इन्फोर्स भी करवा सकता है। कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, ये मैं वही एग्जांपल यहाँ पर रिपीट करूंगा।
लॉस्ट पर्स वाली, कि आपका पर्स गुम हो गया वाइल यू आर ट्रेवलिंग टू कराची फ्रॉम रेलवे, तो आप महीने बाद एक शख्स पर्स लेके आपके पास आ जाता है और वो कहता है कि जी ये मैं पर्स ले आए जो आपके लिए, लिहाजा मुझे कंपनसेट करें, मैं तो कराची से आया हूँ आपके लिए लेके, मेरा तो इतना रेंट लगा है, मेरा तो इतना एक्सपेंस आया है इसके ऊपर। अब सवाल ये है कि आप उसको उसके पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सुन लें गौर से ये बात, आप उसको वो पैसे देने के पाबंद नहीं हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, बिकॉज पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। वो तो ऐसा काम है जो पहले हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आप पास सर्विसेज के ऊपर उसको कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर लेते हैं कि जी ठीक है मैं आपको पे कर देता हूँ इतने पैसे, देन इट विल बिकम इन्फोर्सेबल। लेकिन अगर आप प्रॉमिस नहीं करते तो फिर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, मस्ट हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, आपने वो जो है वॉलंटरली उस बंदे ने सर्विसेज दी हैं, और प्रोमिसर ने उसको एग्जिस्टेंस एट द सर्विसेज वर रेंडर्ड, the promiser must be in existence at the time when services were rendered, और प्रोमिसर को पता हो कि ये सर्विसेज उसने परफॉर्म की हैं, यानी कि उसकी डेथ ना हो चुकी हो, उस प्रेजेंस द सर्विसेज रेंडर्ड शुड नॉट बी इमोरल ना हो, द प्रोमिसर मस्ट एग्री नॉट टू कंपनसेट। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, यहाँ पे आके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सूरत इख्तियार करेगा कि वो आप प्रॉमिस कर ले, एग्री हो जाए, ठीक है जी मैं आपको कंपनसेट कर देता हूँ। अगर ये 4 वाला पॉइंट निकाल देना तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वजूद में नहीं आएगा। एग्जांपल इसकी देख लें, ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव इट टू हिम, ही प्रॉमिस्ड टू गिव इट विद 50, दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा जी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है जी आपको। अगर इस टॉपिक में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन बाय कमेंटिंग ऑन द लिंक, और इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो दोस्तों कॉन्टिक एडमन से भी रब्ता कर सकते हैं। और इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से इसके कंसेप्ट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर बुक से आप इसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो यकीनन आपको काफ़ी इसमें हेल्प हो जाएगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म के टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।